जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 2 की परीक्षाएं अभी चल रही हैं। बाल विकास के पोर्शन में सिद्धांत और नियमों से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 या 3 प्रश्न सीधे तौर पर यहाँ से पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से कि फलाना सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, इस तरीके से, ठीक है। और कुछ प्रश्न घुमा फिराकर व्यवहारिक ज्ञान के तरीके से इन नियमों से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी की डिमांड थी कि सभी सिद्धांत और नियम सर जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सभी को आप एक वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमें दे दें ताकि हम उन सभी का एक बार रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कोई भी टेट परीक्षा देने जा रहे हो, ये लेक्चर आपका हर एक टेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ये लेक्चर केवल तभी के लिए है जब आप अगले दिन एग्जाम देने जा रहे हो। शुरुआत से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये लेक्चर नहीं है, ये एक रिवीजन लेक्चर है। यहाँ पर मैं मान के चलूँगा कि ये सारी चीज़ें आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, मैं बस उनको एक साथ लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ में आया है, बाल विकास में जो लोगों के नंबर इतने कम आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो शब्द आते हैं, छोटे छोटे जो शब्द लिखे रहते हैं, उन शब्दों का सही मीनिंग मालूम नहीं होता है। अधिकांशतः जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको, क्योंकि हिंदी के काफ़ी कठिन कठिन शब्द बाल विकास में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों को पहले आपको समझा देता हूँ। ये शब्द आप पहले समझ लेंगे तो जितने भी नियम हैं, नियम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा इस नियम में क्या है, ठीक है। तब जो व्यवहारिक प्रश्न आएगा, जैसे 3-4 लाइनें लिखी रहती हैं और फिर बोला जाता है इसमें कौन से नियम की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कोई कक्षा की एक अवधारणा दे दी कि कक्षा में ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चे इस तरीके से सीख रहे हैं, तो बताइए इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। तो वो अपन समझ सकते हैं कि अगर हमको उन शब्दों के अर्थ मालूम होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यहीं से शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द है दोस्तों अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो रिस्पॉन्स यानी कोई भी काम कर रहे हैं उसके बाद कोई भी काम करने की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है हमारा तुरंत, उसको हम अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया यानी काम करना और क्रिया के बाद जो आए उसको अनुक्रिया। उपागम, उपागम किसे कहा जाता है दोस्तों? उपागम भी आपका काफ़ी नियमों में आएगा, अभी सिद्धांतों में आएगा, ठीक है। उपागम को इंग्लिश में अप्रोच कहते हैं। अब अप्रोच से आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको क्या है। अगला है अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? अनुबंधन का मतलब है क्रम या सिलसिला, ठीक है। कोई भी काम करने का क्रम कि इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। कि पहले मान के चलिए हमको खाना खाना है तो पहले हम रोटी लेंगे, फिर उसको सब्जी से मिलाएंगे और फिर अंदर खाएंगे, मुंह में लेंगे, चबाएंगे, ये इस तरीके से सिलसिला। आत्म प्रत्यय दोस्तों, इस शब्द का भी बहुत प्रयोग होगा। प्रत्यय शब्द का काफ़ी प्रयोग होगा आपके ये आगे के सिद्धांतों में। तो प्रत्यय का मतलब हम क्या समझते हैं? वही हिंदी वाला प्रत्यय, उपसर्ग वाला, उसको नहीं समझिए। अब इसका सही मीनिंग देखिए जो यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। प्रति का मतलब होता है, प्रत्यय जो है वो प्रति प्लस आय से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस आय, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है स्वयं, और आय यानी चलने वाला, यानी कि खुद के साथ ही चलने वाला, यानी कि आत्म प्रत्यय या प्रत्यय का, आत्म प्रत्यय का मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं के होने का बोध, यानी मैं हूँ, मेरी अवधारणा, स्वयं की अवधारणा, उसको हम आत्म प्रत्यय कहेंगे। ऐसे ही दोस्तों आखिरी शब्द है पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन यानी ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती हो। अब दोस्तों अनुक्रिया तो आपको पता ही है, देखो अनुक्रिया हम ऊपर ही देख चुके हैं। अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसी कोई क्रिया जो रिस्पॉन्स बढ़ाए, रिस्पॉन्स में वृद्धि करे, उसको हम पुनर्बलन कहते हैं। इंग्लिश में इसको रीइंफोर्समेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी चीज को उत्तेजित कर रहे हैं, ठीक है। और उद्दीपक वह चीज होती है जो उत्तेजित करे, उत्तेजित करने वाला जो कारक है उसको हम उद्दीपक बोलते हैं, ठीक है। प्रतिवर्त।
प्रतिवर्त का मतलब होता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप जस्ट थप्पड़, आप में जैसे ही थप्पड़ पड़ा तो आपकी क्या रिएक्शन आई, आप तुरंत अपना हाथ गाल पे लेके जाओगे और गाल को सहलाओगे, तो वो रिफ्लेक्स हो गया एक तरीके का। तो प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स, ठीक है। प्रतिदर्श यानी सैंपल या नमूना, और प्रसूत यानी डिलीवर्ड, उत्पन्न। प्रसूत भी आपका आएगा। ये वर्ड हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें। एक बार समझ लेंगे तो बहुत से प्रश्न जो भाषाई प्रश्न होते हैं, व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, उनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर भी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आगे के सिद्धांत नियम हैं, इनमें भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या बहुत सारे नियम दिए हैं, तो हम पहले थॉर्नडाइक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी के नियम भी देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने केवल और केवल महत्वपूर्ण नियम लिए हैं, ठीक है। ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आप इनको दोहराते रहना, ठीक है। दोस्तों जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने मूलतः 2 नियम दिए सीखने के, लर्निंग के, अधिगम के। दोस्तों जो अधिगम होता है ना, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग यानी सीखना, ठीक है। एक तो उन्होंने मुख्य नियम दिए कि ये, उन्होंने बोल दिया कि ये जो नियम है ये मुख्य नियम है। सीखने के कैसे कैसे नियम है, मुख्य नियम है, ठीक है, प्राइमरी नियम। और कुछ उन्होंने गौण नियम दिए। गौण नियम यानी सेकेंडरी नियम। जो प्राइमरी नियम थे, उनके जो मुख्य नियम थे वो 3 थे। तत्परता का नियम रेडीनेस लॉ, अभ्यास का नियम यानी एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम यानी इफेक्ट, ठीक है। कई बार दोस्तों सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनके जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, उनमें से मुख्य नियम कितने, तो हम बोल देंगे मुख्य नियम 3 हैं और गौण नियम 5 हैं। ये पांचों यहाँ पर लिखे हुए हैं। बहुअनुक्रिया का अनुक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस यानी कि एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स आना, ठीक है। मानसिक स्थिति का नियम दूसरा। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, पार्शियल क्रिया, आंशिक यानी पार्शियल इंग्लिश में बोलें तो। आत्मसात या समानता का नियम, और साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य यानी कि कोई भी चीज़ें साथ साथ हों, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये नियम उन्होंने दिए थे। आप बस नियमों के नाम याद रखिए। मुझे मालूम है कि आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो बस नाम याद रखें, उतना बहुत है। और ये याद रखें कि मुख्य नियम 3 होते हैं और सेकेंडरी होते हैं 5, क्योंकि कुछ परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के कुछ और सिद्धांत हैं जो मैं पहले लेक्चर में बता चुका था। इसमें से प्रयत्न व भूल का सिद्धांत और एक और सिद्धांत, 2 सिद्धांत पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। बाकी के भी सिद्धांत आप ये पढ़ लेना, ठीक है। याद रखना कि ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत है और ये थॉर्नडाइक भाई साहब का चित्र है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं अधिगम। दोस्तों बहुत सारे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, उनमें अधिगम के सिद्धांत बहुत ज़्यादा थे। लर्निंग प्रोसेस ऐसी वैसी, ठीक है। तो जितने भी सिद्धांतों में अधिगम लिखा था, मैंने उन सभी को एक साथ लिख लिया है, ठीक है, एक साथ सभी को सजा दिया है, ठीक है। क्या मैंने कोई BEd वगैरह नहीं की है, मैं इस टॉपिक का टीचर नहीं हूँ, सही बताऊं तो मैं तो मैथ का टीचर हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है मैंने। तो जहाँ जहाँ भी अधिगम लिखा था, जो भी चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछी जा रही थी, जो मुझे दिखी कि ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये भी आ चुका है, तो उन सबको मैंने इकट्ठा लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ जहाँ भी अधिगम था उनको लिख लिया है, ठीक। तो इससे आपको याद करने में थोड़ी सरलता हो जाएगी। आगे इन सभी नियमों को थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे, ठीक है। और इनसे जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो अधिगम जो है बहुत सारे नियम है। एक है सामाजिक अधिगम का नियम, तो वो अल्बर्ट बांडुरा जी ने दिया था। किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा जी ने। ये बार बार ऊपर लाइन, ये किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा जी ने, ठीक है। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। संरचनात्मक अधिगम, देखो दोस्तों यहाँ मैंने केवल संरचनात्मक लिखा है, ठीक है, चार्ट बनाने के लिए हिसाब से। इसका मतलब है संरचनात्मक अधिगम का नियम, मानवतावादी अधिगम का नियम, क्षेत्रीय अधिगम का नियम, सूचना प्रसारण अधिगम का नियम, ऐसे करके इसका मतलब है, ठीक है। और ये नीचे जो ब्लैक अक्षर में लिखे हैं, ये उन सभी के क्या हैं? उनके प्रतिपादक हैं इन नियमों के। जैसे अनुकरण
अधिगम, अनुकरण द्वारा अधिगम, ठीक है, अनुकरण द्वारा अधिगम, ये सिद्धांत दिया है हैगरेटी ने। इसका मतलब ये है, केवल अनुकरण सिद्धांत नहीं है, अनुकरण अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, सोपानिकी अधिगम सिद्धांत, ऐसे करके है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो दो मनोवैज्ञानिक है, एक मैस्लो, ठीक है, और दूसरे कार्ल रोजर्स, एक तो मैस्लो और दूसरे कार्ल रोजर्स। इनके बारे में मैं बता दूं, कार्ल रोजर्स ने एक तो ये अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिया है, ये सूचना प्रसाधन अधिगम सिद्धांत, ठीक है, ये भी कार्ल रोजर्स ने दिया है। दूसरा उन्होंने एक और नियम दिया है, आत्म प्रत्यय का सिद्धांत, तो वो भी मैंने यहीं पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि कार्ल रोजर्स के ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ये याद रहने चाहिए, आत्म प्रत्यय और सूचना प्रसाधन का। ऐसे ही मैस्लो का एक सील गुण उपागम और एक मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, दोनों दिए हैं, तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिए, ठीक है। अब इनमें से देखो, ये पूछा जा चुका है, ये कोहलर वाला पूछा जा चुका है, ये मैस्लो का पूछा जा चुका है, ये तीन तो पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब आप समझ लो ये कितने महत्वपूर्ण हैं। जब ये तीन पूछे जा चुके हैं ना, इन सब का नंबर आएगा, ये देख लेना, शाब्दिक, सोपानिकी, सब पूछे जाएंगे, ठीक है, अनुकरण, ये सब पूछे जाएंगे। अब देखो, जो मैंने आपको वर्ड बताए थे उसके हिसाब से आप तुरंत रिकॉल करते रहिए, जहाँ भी आपको मिला करे ना कि आत्म प्रत्यय इसका मतलब क्या है, उपागम क्या है, आपने देखा था, अनुकरण क्या है, ये तुरंत आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए करिए, तो उससे क्या है, जल्दी थोड़ा याद हो जाएगा आपको चीज़ें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी किसी भी तरीके से याद करें इसे। अभी आगे हम लेक्चर में इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देख लें कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में थोड़ा जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इनसे विभिन्न तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित का मतलब क्या है, हमारे हिसाब की, अनुकूलित जिसके लिए हम अनुकूलित हो जाएं, जो हमारी प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है, जिसके लिए हम अनुकूल हो जाए, हाँ चलो ये हमारे प्रैक्टिस में आ गया। अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हम समझेंगे, तो नाम से आपको समझ में आ गया कि रिस्पॉन्स जो है वो उसकी हमको प्रैक्टिस हो चुकी है, अनुकूल हो चुके हैं हम रिस्पॉन्स के लिए, ऐसा सिद्धांत है। या इसको दूसरा इसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय यानी क्लासिकल, अनुबंधन यानी एक सिलसिला, अनुबंधन का भी मतलब मैं बता चुका था, एक क्रम, एक सिलसिला, ठीक है, एक ऑर्डर। अब देखो दोनों आपको अभी थोड़ी देर पहले अगर आप देखते हैं, इनके सही मीनिंग नहीं मालूम होते, आपको ये लगता है ये अलग नाम है, ये बिल्कुल अलग नाम है। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, अनुकूलित यानी जिसके हम जिस हिसाब का हमारा, जिसके हम अनुकूल हैं, ठीक है, एक ये भी मतलब अनुकूल होना यानी ये भी एक ऑर्डर टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये और इसका मतलब क्लासिकल ऑर्डर, यानी कि ये दोनों एक जैसे ही हो गए। यहाँ पर रिस्पॉन्स हमेशा आपका एक जैसा आना है, यहाँ पर भी एक जैसा आना है, यही बताता है ये। तो दोस्तों इसके जो प्रतिपादक हैं वो आईपी पॉवलोव हैं। इन्होंने 1904 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इन्होंने जो प्रयोग में लिया था वो एक कुत्ते के साथ इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। अब ये प्रयोग जानना जरूरी है थोड़ा, इससे आपको ये अनुकूलित अनुक्रिया भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये अनुकूलित अनुक्रिया कुछ ऐसा वर्ड है जो काफ़ी व्यवहारिक प्रश्नों में भी आता है बार बार, अनुकूलित अनुक्रिया या अनुक्रिया खाली, इसलिए मैंने इस सिद्धांत को समझाने के बारे में सोचा था, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कुत्ते को एक जगह बंद कर दिया, ठीक है, उन्होंने एक कुत्ते को एक जगह बंद कर दिया, और उसके बाद ये उस कुत्ते को डेली खाना देते थे, लेकिन खाना देने के पहले एक घंटी को भी बजा दिया करते थे, एक घंटी को बजा दिया करते थे खाना देने के पहले कुत्ते को। तो जैसे ही खाना सामने आता है कुत्ते के, तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है खाने को खाने के लिए, ठीक है। ये स्वाभाविक क्रिया थी, एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी, ठीक है, कि लार आना, भोजन को देख के लार आ जाना, ये उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया थी, ठीक है। लेकिन भोजन को देखकर लार आती है ना, लेकिन ये क्या करते थे, भोजन के पहले घंटी हर बार बजा देते थे, ठीक है। घंटी हर बार बजाने के बाद ही भोजन देते थे, जैसे ही घंटी बजती थी उसके बाद भोजन मिल जाता था कुत्ते को। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि केवल घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। भोजन अगर आप उसके सामने नहीं भी रखो, केवल घंटी बजेगी, जबकि पहले तो घंटी बजने से उसके मुंह में लार आएगी नहीं आती थी, लेकिन धीमे धीमे उसके मुंह में लार आने लगी घंटी की वजह से। तो यहाँ
क्या है ये देखो, अब आपको उसके नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या नाम था? अनुकूलित अनुक्रिया। वो अनुकूल हो गया था घंटी बजने पर लार के, जब वैसे उसका जो स्वभाव था वो भोजन के सामने आने की वजह से लार बनती थी, ऐसा रिस्पॉन्स होता था, लेकिन हमने उसको अनुकूलित कर दिया कि घंटी बजने पर उसके मुंह से लार आने लगी, क्योंकि घंटी को भोजन के जस्ट पहले बजाया जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। इसकी मदद से हम कुछ बुरी आदतें भी बच्चों की छुटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों की क्या, बड़ों की भी बुरी आदतें छूट जाती हैं इसकी वजह से। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत है, तो उसकी वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हैं। ठीक है, तो उसमें निकोटीन तो नहीं होती है, लेकिन एक वो चीज़ हो जाती है कि जो आप मतलब धुआं उड़ाना चाहते हो तो धुआं उड़ा सकते हो। इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं, इसको भी आगे एक टेबल भी है, उस टेबल में सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। ये जो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है ये CL हल द्वारा दिया गया था। और अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। प्रसूत मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी डिलीवर्ड, यानी क्रिया के बाद जो आपका एक सिलसिला क्रम बने किसी चीज़ को करने का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रायिकता है। ये BF स्किनर ने दिया था। ये पुनर्बलन पर आधारित है। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर बल देना, किसी चीज़ पर बल देना। बल देने का मतलब ऐसा है जिससे आपके रिस्पॉन्सेस बढ़ जाएं। ठीक है, ये इसका भी मीनिंग अपन देख चुके थे। पुनर्बलन यानी कि कुछ इस तरीके से होता है कि आप कोई काम करके आए और मैंने आपको उसकी शाबाशी दी, यानी कि ये एक तरीके से पुनर्बलन मैंने कर दिया, तो आप उस काम को दोबारा से फिर करेंगे। लेकिन जैसे आप कोई काम करके आए और मैंने उस काम पर आपको दंड दे दिया, तो आप वो काम रोक देंगे। इसको भी पुनर्बलन कहते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी क्रिया के रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए या ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ की है, तो उसको पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, अगर आप उस क्रिया को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया, हमने उसकी प्रशंसा की, वो काम और ज़्यादा करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव, यानी धनात्मक पुनर्बलन। और अगर हम किसी को दंड दे देंगे किसी काम के लिए, यानी कि वो उस काम को करने से फिर सोचेगा या उस काम को नहीं करेगा, तो उसको हम ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो इस तरीके से पुनर्बलन पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, इस तरीके से, इसलिए ये बताना मुझे जरूरी लगा। अब दूसरा दोस्तों, ये जो नियम था BF स्किनर जी का, ये उन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके दिया था। अब आगे बढ़ते हैं अधगम के दोस्तों। यहाँ पर 13 सिद्धांत हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये सिद्धांत किसी ना किसी मतलब इनका जो प्रयोग किया गया था पहले, मतलब किसके माध्यम से निकले, किसी को बिल्ली के माध्यम से प्रयोग किया गया, किसी को कुत्ते पर प्रयोग किए गए तब ये सिद्धांत बताया, किसी ने चिंपांजी पर प्रयोग किए तब सिद्धांत बताए, उस तरीके से। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे हैं? क्योंकि अभी के एग्जाम में ही पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर ये देखो मैं बताऊँ, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये आज के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये थॉर्नडाइक जी का है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसने किस पर प्रयोग किया, ये तो आप बिल्कुल रट ही लो। ठीक है, किसने किस पर प्रयोग किया ये आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। और ये जो विशेष बातें हैं ये आपके व्यवहारिक प्रश्न को समझने के लिए ज़रूरी है। क्या है, कभी कभी व्यवहारिकता में आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी और उससे संबंधित आपसे ये पूछ लिया जाएगा सिद्धांत या ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है, ऐसे करके। ठीक है, तो उसके लिए ये विशेष बातें पढ़ना ज़रूरी है। और ये डायरेक्ट, ये दो चीज़ें तो डायरेक्ट ही पूछी जाएंगी, तो इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कुछ नहीं, ये कहता है अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत केवल ये कहता है आपसे कि आप तो बस प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, आप भूलोगे, आपसे भूल होगी, आप अपनी भूल से ही सीखोगे। बार बार प्रयत्न करो, भूलें होंगी, उससे त्रुटियां अपने आप खुद खत्म कर लोगे। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है आपका अनुकूलित अनुक्रिया। ये अभी हम देख चुके हैं, वही कुत्ते पर उन्होंने किया था अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, कुत्ते को क्या दिखा दिया था उन्होंने, सामने से घंटी बजा के खाना देते थे, वही वाला है। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एक इम्पोर्टेंट है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप ये जरूर पढ़ लें कि ये सिद्धांत क्या क्या, किन किन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में ये सिद्धांत लागू होता है। ठीक है,
जैसे कि कोई बुरी आदत छुड़ानी हो, शब्द विन्यास अच्छा करना हो, सुलेख करना हो, किसी की राइटिंग अच्छी करनी हो, ठीक है। बच्चों को कुछ वस्तुएं दिखाकर उनको अक्षरों का ज्ञान करा देना कि आ से औरत, ठीक है, ई से ईख, इस तरीके से, तो ये उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे ही बच्चों को ई वो दिखेगा, क्या कहते हैं, जैसे ही बच्चों को बॉल दिखेगी तो वो बी समझ जाएंगे, बी, ठीक है। तो वो एक तरीके से हमने उनके दिमाग में वो उस तरीके का रिस्पॉन्स फीड कर दिया है, ठीक है। अगला है, तो इस पर व्यवहारिक प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, व्यवहारिक प्रश्न भी ज़्यादा बन सकते हैं इस वाले सिद्धांत पर। तो ये सिद्धांत दूसरा आप अच्छे से देख लें। तीसरा है गेस्टॉल्ट सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चिंपांजी का प्रयोग किया गया था, तब कोहलर ने इस सिद्धांत को दिया था। ये सभी लोगों ने इस पे प्रयोग किया है, ठीक है। और ये सिद्धांत ये बताता है कि आपको खुद ही हल खोजना है, स्वयं ही समाधान जो आप सोचेंगे वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, बाकायदा इससे कि कोई और आपको सिखाए, ठीक है। ये खुद से सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। अगला है चौथे नंबर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। ये पुनर्बलन पर जोर देता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कबूतर और चूहे का प्रयोग किया गया था, इसको सिद्ध करने के लिए कबूतर या चूहे पे प्रयोग किए गए थे, ठीक है। पुनर्बलन पर ये जोर देता है। पुनर्बलन का मतलब होता है प्रेरक, किसी चीज़ को प्रेरित करने के लिए, कोई चीज़ प्रेरित कर रही है, अच्छी तरीके से प्रेरित कर रही है तो धनात्मक प्रेरक, और गलत तरीके से कर रही है तो नकारात्मक प्रेरक, यानी कि उस चीज़ को डाउन करने के लिए, ठीक है। तो अगला है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत या विधिक सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर ये देखो, ये जैसे ये दिए गए ना कोष्टक में, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, ये सब इसके दूसरे नाम है। प्रयत्न एवं भूल का नाम ही उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत है, एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये उनके दूसरे नाम है, ऐसे ये जो कोष्टक में लिखे हैं ये दूसरे नाम है इनके, तो ये दूसरे नाम भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये अच्छी टेबल है, इस टेबल को बहुत अच्छे से आप लोग देख के जाना, जब भी आप एग्जाम देने जाओ इस टेबल को जरूर देख के जाना। प्रबलन का सिद्धांत क्या कहता है, न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत है, सीएल हल ने दिया था, ये चूहे पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। किस पर प्रयोग किया गया था, चूहे पर। ये मुख्यतः दोहराने की प्रवृत्ति पर बल देता है, ये कहता है दोहराओगे तो आप अधिगम कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, दोहराकर आप चीज़ें सीख सकते हो। छठवें नंबर है अनुकरण द्वारा अधिगम। अनुकरण द्वारा अधिगम ये हैगर्टी ने दिया था, ठीक है। ये कहता है जैसा देखेगा कोई वैसा ही करेगा, अनुकरण करेगा, अनुकरण यानी फॉलो करेगा आपको, ठीक है। सातवें नंबर का सिद्धांत है अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, या इसको क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। प्राकृतिक दशा का मतलब है आपके आसपास की दशा, ठीक है। प्राकृतिक दशा का मतलब क्या है, आपके आसपास की जगह दशा, या क्षेत्र सिद्धांत कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगला है आठवां स्थानापन्न या प्रतिस्थापन या समीपता का सिद्धांत। ये एक ही नाम है, स्थानापन्न सिद्धांत या प्रतिस्थापन सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत, ऐसे पूछा जा सकता है। ये एडविन गुथरी ने दिया था, और ये सिद्धांत ये कहता है उत्तेजना और अनुक्रिया, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, ठीक है, और उत्तेजना यानी किसी चीज़ को उत्तेजित करने के लिए उन दोनों में एक सहचर होना चाहिए, एक रिलेटिविटी होनी चाहिए, एक इन दोनों में ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ को ये बताते हैं, उत्तेजना और अनुक्रिया में सहचर पर जोर देते हैं इस नियम में। अगला है चिन्ह आकार या अव्यक्त अधिगम, ठीक है। अव्यक्त यानी चिन्ह के माध्यम से, ये उनके अलग अलग नाम है, अप्रकट अधिगम, प्रतीक अधिगम, ठीक है। ये आप देख लेना, एडवर्ड टॉलमैन ने ये दिया था और चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया था इस सिद्धांत में, ठीक है। ये सिद्धांत क्या है, इनाम या दंड पर निर्भर रहता है। ये कह रहे हैं कि आपने कोई चीज़ सीखी और हमने उसको चिन्हित कर दिया कि आपने सीखा। जैसे कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन देखते होंगे, जैसे वहाँ पर 10 क्वेश्चन है और आपने 10 के 10 जवाब दे दिए तो आपको 10 कॉइन मिल जाएंगे, आपने 8 जवाब दिए तो आपको 8 कॉइन मिल जाएंगे। यानी एक तरीके से आपको एक कुछ चिन्हित कर दिया जाए तो आपको मालूम चल रहा है कि हाँ हमको कोई पुरस्कार या दंड मिल रहा है, और वो एक संचित एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वो इसी में आएगा, ठीक है। अगला है अन्वेषण का सिद्धांत, ठीक है। अन्वेषण का सिद्धांत है
ये सिद्धांत इस चीज़ पर जोर देता है कि जो शिक्षक है, जो आपको सिखा रहा है, ठीक है, कोई भी है जो आपको सिखा रहा है, वो उस विषय के बारे में पहले आप में रुझान पैदा करे, इंटरेस्ट पैदा करे, तब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। या फिर आपके अंदर किसी विषय को लेकर इंटरेस्ट है तो आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो जे राम एस बूरनर ने इसको दिया था अन्वेषण का सिद्धांत। अगला है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। शाब्दिक अधिगम, ये इसका मतलब है किताबों के माध्यम से, शाब्दिक सीधे सीधे शब्दों से दिया गया है। शब्दों के, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी परिभाषा है, सीधे शब्दों से उसका अर्थ दिया गया है। तो दोस्तों ये क्या है, ये कॉलेज स्तर पर सही रहती है जब बच्चा काफ़ी अच्छी तरीके से सीख जाए, ठीक है। तो पुराने ज़माने में या अभी तक हमारे एमपी बोर्ड में लगभग ये शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत ही ज़्यादा चलता था, जो कि इतना ज़्यादा बच्चों के लिए सही नहीं है, ठीक है। बच्चों को और भी अलग अलग तरीके के सिद्धांतों से लर्निंग प्रोसेस उनकी कंप्लीट हो तो उससे ज़्यादा जोर पड़ता है। ये कॉलेज के लिए सही है, कॉलेज स्तर के लिए, इसीलिए यहाँ लिखा भी है। अगला है अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। सोपानिकी का मतलब है सोपान बने हैं, लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका मतलब ये है कि इसमें इस तरीके से कि पहले सरल चीज़ें बताओ, उसके बाद फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। इस तरीके से अधिगम मतलब क्या है, हमारे दिमाग में चीज़ें संचय होती रहती हैं, फीड होती रहती हैं, उनका ये मतलब है, ठीक है। तो इस पर क्या है, जैसे मान के चलिए व्यवहारिक रूप से प्रश्न बनाया जाए तो ऐसे बनाया जाएगा। अगर किसी को पहले जोड़ के बाद गुणा, ठीक है, इस तरीके से सिखाया जा रहा है तो वो क्या है, वो अधिगम सोपान की सिद्धांत के अंतर्गत वहाँ पर काम किया जा रहा है। इस तरीके से हम बता सकते हैं वहाँ पर। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है, ये भी आज के एग्जाम में पूछा जा चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर ये कुछ यही वाले सिद्धांत हैं, उन्हीं के ये एक और टेबल टाइप की बनी हुई है कि कब कब कौन कौन से पशु पर अध्ययन करके ये सिद्धांत दिए गए। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा चुका है काफ़ी एग्जामों में कि इनने किस पशु पर अध्ययन किया था, इन्होंने किस पशु पर अध्ययन किया था, इसलिए इसकी दे दी गई है थोड़ी। अब दोस्तों कुछ और सिद्धांत रह गए यहाँ पर, तो उनको भी आप एक बार जरूर देख लें। स्थानापन्न तो हम देख ही चुके हैं। जीवन अवधि उपागम, ये सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा था, इसको आप नोट कर लीजिए। एरिक एरिक्सन इसके प्रणेता हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन जी ने दिया है। प्रतिदर्श यानी नमूना, किसी भी चीज़ का नमूना दिखाओ तो लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि ताजमहल के बारे में बताना चाह रहे हैं, छोटा सा ताजमहल दिखा दिया, ये देखो ऐसा, ठीक है, नमूना दिखाना किसी भी चीज़ का। संकाय सिद्धांत रीड द्वारा दिया गया है। त्रिअंशीय सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत कैटल द्वारा, और हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकुडल द्वारा, और संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों ये लेक्चर कुछ ज़्यादा समझाने के दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि आपको सारी चीज़ें एक जगह रखने के दृष्टिकोण से ये लेक्चर बनाया गया है, ताकि आपका जब भी कोई टेट की परीक्षा हो, आप ये लेक्चर देखकर बेझिझक अपनी परीक्षा में जाएं। धन्यवाद। जय माता दी।